अपने ज्यूरी को, स्टीम ज्यूरी को। ईडी हैं बजाज इलेक्ट्रिकल के आर रामाकृष्णन सर, आप पूछना क्या चाहेंगे सर इनसे? संतोष, मेरा आपके ग्रुप से सवाल ऐसा है, इन्फ्लेशन पॉलिटिकली एक बैड वर्ड है और इलेक्शन का साल है। आप यदि कैबिनेट में होते और ग्रोथ एक इंपेरेटिव है, एक प्रायोरिटी है, और इन्फ्लेशन की वजह से वोट बैंक एरोड होता है, आप क्या करते? जैसा कि आपने कहा सर, भारत में इन्फ्लेशन जितना एक आर्थिक मुद्दा है उतना एक राजनीतिक मुद्दा भी है, और जैसा हम देख चुके हैं कि प्याज भी एक सरकार गिरा सकता है इस देश में। तो हम वित्त मंत्री को यह सुझाव देंगे कि कुछ छोटे एवं कुछ दूरदर्शी भी सुझाव ले, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या आयात निर्यात पे पाबंद लगाना। यह एक छोटे कदम है, पर दूर की दृष्टि में अगर हम देखें तो इस तरह से कदम उठाने चाहिए जैसे हमारा पीडीएस सिस्टम ठीक हो, जिससे कि लॉजिस्टिक्स ठीक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में गेहूं है पर महाराष्ट्र में उसकी कमी है। यह दो हम समझते हैं कि यह दूरदर्शी वो है। प्रोफेसर बैनर्जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जो टॉपिक आपको दिया गया है उसमें बताया गया है कि तरक्की के साथ इन्फ्लेशन इनएविटेबल है। आप उससे एग्री करते हो कि नहीं? जी एग्री करते हैं। एग्री करते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन कब से बढ़ गया है? विच हैज़ क्रॉस द कंफर्ट लेवल अभी रिसेंटली, राइट? और रिसेंटली इंडिया के ग्रोथ रेट बढ़े या घट गए? इंडिया का ग्रोथ रेट अभी फिलहाल के दिनों में थोड़ा कम हो गया है। पहले 9.3% के ऊपर था, अभी थोड़ा कम हो गया। तो इससे हम क्या सोच सकते हैं? देखिए, अगर इन्फ्लेशन को हम कुछ मापदंड रखते हैं, हाई इन्फ्लेशन कितना होता है? अगर हम विकासशील देश देखें और विकसित देश देखें, दोनों का डेफिनेशन अलग होगा। विकासशील देशों में भी हम जो मॉडरेट इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर आपका इन्फ्लेशन एक तय सीमा के ऊपर चला गया तो दैट विल एक्ट एज ए हिंड्रेंस टू द ग्रोथ, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसके वजह से आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, जिसके वजह से डिमांड में कमी होगी। तो एक तय सीमा के ऊपर अगर इन्फ्लेशन जाता है तो वो आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपका इन्फ्लेशन कम हो गया, जैसे जापान में हुआ, जो डिफ्लेशन में चला गया, तो लोग सोचेंगे कि आज पैसा मैं खरीदूं वो तो कल मुझे उससे ज़्यादा सस्ते में मिलेगा, तो बेहतर है कि मैं कल खरीदूं। तो इसलिए डिफ्लेशन भी आपके लिए हानिकारक है और ज़्यादा इन्फ्लेशन भी। आप चारों का बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरी टीम को यहाँ पर मौका देंगे। तो अब वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की दिव्या और अर्चित हैं हमारे स्टेज पर, और इनसे शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। डी.के. जोशी हैं प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट क्रिसिल से, इनसे शुरुआत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज इन्फ्लेशन सडनली बढ़ा है, 7.33% पे पहुँच गया है, इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण ग्रोथ है, हाई ग्रोथ के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, या इसका कुछ और कारण है? मेरे ख्याल से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हम एक्सचेंज रेट पैक करा हुआ है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी रीज़न है कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हम करेंसी को एप्रिशिएट नहीं होने दे रहे, तो हमारे जो इंपोर्ट्स है वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो उसके कारण ये हो सकता है। और जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली सब्सिडाइज करा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटेड है, तो उसके कारण हम ये कह सकते हैं, अगर हम उसको जैसे हमारा WPI में 10% ऑयल है, अगर हम 10% ऑयल को बढ़ाया जाए तो हमारे WPI पे और होता है। तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है जो अभी कम दिखाया जा रहा है। आपने अपने प्रेजेंटेशन में कहा भारत को डिमांड साइड मेट करने के लिए कुछ तो ऐसे कदम उठाने चाहिए, जैसे कि स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन। ज़मीन एक हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है भारत में, चाहे वो पॉस्को का केस हो या वेस्ट बंगाल में टाटा मोटर्स का केस हो। और भारत की लैंड होल्डिंग्स हमेशा स्मॉल रही है, जहाँ किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीन है। तो ये जो आपने जो सजेशन दिया उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? हमने एक बार नहीं कई बार देखा और कई सेक्टरों में देखा है कि जब भी प्राइवेट कंपनीज आती हैं किसी भी सेक्टर में, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जो वेस्टेज होता है वो घटता है, ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज बिल्ड होते हैं, क्योंकि वो या तो लाते हैं या फिर लगवाते हैं। तो क्या होता है कि जो सेक्टर में बढ़ोतरी होती है दैट विल बी मच मोर देन इंडिविजुअल फार्मर्स। बहुत सही कहा आपने, एकदम छोटे छोटे लैंड्स हैं, करेंगे भी तो क्या, सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे? और ये सप्लाई साइड स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म है। जिस तरह SEZ डेवलप किया है और हमारे एक्सपोर्ट्स अभी बहुत अच्छी तेज़ी से जा रही है, उसी तरह एग्रीकल्चरल जोन्स बना के जो बैरन लैंड्स होती है जिन पर वैसे भी कोई कुछ उगाया नहीं जा सकता, इनको फर्टिलाइज करने का तरीके हैं। देयर आर साइंटिफिक मेथड्स जो यूटिलाइज कर सकते हैं। रिसोर्सेज ओनली प्राइवेट कंपनीज हैव, दैट काइंड ऑफ मनी ओनली दे कैन पुट इन। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अब जुड़ेंगे शैलेश जय मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIT बॉम्बे के छात्र अमित सोनी हैं इनके मेन स्पीकर। अमित सोनी के साथ उनकी टीम, इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन अभी रखा है। अब इनके लिए भी सवाल शुरू करते हैं इस तरफ से। प्रोफेसर बैनर्जी, आपसे सवाल ये है कि
ग्रोथ और इन्फ्लेशन की जो रिलेशनशिप है, इसमें क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स लाइक विथ देम, विदाउट देम, इन स्पाइट ऑफ देम? कैन वी पुट इट लाइक दिस? इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, कैन दे गो टुगेदर, नॉट रिलेटेड एट टाइम्स और नॉट? शॉर्ट टर्म में जब हाई ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, तो जायज़ है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे, उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए किसी भी इकोनॉमी को, तो इन्फ्लेशन को मॉडरेट लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। इसके 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर ग्रोथ सस्टेन करना है, आपको एक तो इन्फ्लेशन काबू में रखना होगा, अब फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल रखना पड़ेगा, और तीसरा इन्वेस्टमेंट्स जारी रहना चाहिए। तो इस इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो ग्रोथ लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता। तो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। देखिए, मेरा आपसे एक सवाल जो पूछना है, जब इन्फ्लेशन होती है तो रियल इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो इन्वेस्टमेंट को एक बूम मिलती है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद इन्फ्लेशन? आई थिंक वी शुड हैव मोर इन्फ्लेशन फॉर मोर इन्वेस्टमेंट्स। रियल इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट उनके इन्वेस्टर्स के रियल रिटर्न